सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। एक इंडियन लिटरेचरिस्ट है, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा। तो ये उधर जब स्वतंत्रता मिली थी उसके पहले के हैं इनकी पैदाइश। हाँ। और 1970 तक जो है वो जीवित रहे थे। अच्छा अच्छा। ये उनकी हमारे पास जो है बिहार से फ़ोन आए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो है आपने उनकी बनाई थी प्रेमचंद की, तो ज़रा अच्छे जो है जो पुराने लिटरेचरिस्ट हैं उनकी देखिए कुंडली में क्या क्या है। ठीक। तो ये जन्म कुंडली अपने भारत देश के लेखक रामधारी सिंह दिनकर की। हाँ, राष्ट्र कवि भी थे। हाँ, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कुंडली धनु लग्न है और सिंह राशि की है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश गुरु स्थिर में है, अष्टमेश का चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये हो गई दीर्घायु। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये दीर्घायु हो गई। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कुंडली दीर्घायु में है। ठीक है। अब इसमें राजयोग देखे जाएं तो लग्नेश गुरु नवम घर में भाग्य भाव में बैठा है और ये नीचा अभिलाषी है। मकर इसकी नीच राशि है, लेकिन ये अपनी उच्च राशि कर्क से एक ही राशि आगे सिंह में बैठा है, मित्र के घर में। ठीक है। तो ठीक है, ये लग्नेश भाग्य भाव में आया तो एक राजयोग तो ये देगा। बड़ा राजयोग है, बड़ा राजयोग है ना। अच्छा, अब पंचमेश देखो। पंचमेश मंगल ये आया भाग्य भाव में नवम घर में, और मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है। मंगल की कर्क नीच राशि है और मकर इसकी उच्च राशि है और सिंह राशि में बैठा है, यानी कि अपने नीच राशि से एक राशि आगे। ठीक है। तो पंचमेश नवम में आया, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। अब नवमेश सूर्य को देखो, ये दसम घर में बैठा है। ठीक है। तुला इसकी नीच राशि है, नीचाभिलाषी है, कन्या में बैठा एक राशि पीछे, लेकिन ये बहुत बड़ा राजयोग है। नवमेश दशम में। हाँ, नवमेश दशम में सूर्य आया तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनाएगा। तो ये दो राजयोग तो ये हो गए। और चतुर्थेश भी गुरु है, लग्नेश और चतुर्थेश, तो ये भाग्य भाव में आया तो लग्नेश से ही गणना होगी। तो लग्नेश भाग्य भाव में आया, एक राजयोग ये हो गया। ये और पंचमेश मंगल नवम में आया, ये कोई राजयोग नहीं देगा। नवमेश दशम में सूर्य आया, ये सबसे बड़ा राजयोग देगा, है ना। तो दो राजयोग इस जन्म कुंडली पे बनते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए, ये मुख्यतः जो है वो वीर रस के कवि थे। हाँ। ये जो वीर रस का वो है, अभिव्यक्ति है। ये कुंडली के किस उससे आया होगा? ये मंगल से आएगा, मंगल से। अच्छा। हाँ, क्योंकि लग्नेश गुरु और पंचमेश मंगल है ना। पंचमेश बुद्धि होती है, बुद्धि विवेक। तो ये मंगल लग्नेश के साथ यहाँ पे जुड़ गया, इसलिए ये वीर रस के कवि थे, है ना। अच्छा, एक चीज और भी है कि इनका धन भाव का मालिक और पराक्रम का मालिक, यानी द्वितीय और तृतीय शनि, ये यहाँ पे चौथे घर में बैठा है। और शनि की मेष नीच राशि है, उससे एक ही राशि पीछे बैठा है मीन राशि में। लेकिन शनि वाणी का कारक है और मीन राशि में गुरु के घर में बैठा है। ठीक।
तो जब गुरु के घर में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों को ज्ञान अच्छा है ना बहुत अच्छा होगा, हर चीज का। अच्छा। हाँ, साहित्य का है ना, और गीत संगीत का, कविता का। तो इसलिए ये इतने बड़े ज्ञानवान थे, है ना। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई। सप्तम में राहु बैठा है मिथुन का, ये थोड़ा अशुभ है क्योंकि इसकी लग्न पे दृष्टि जा रही, लग्न में केतु बैठा ऑलरेडी, और यहाँ लग्न पे शनि की भी दृष्टि आ रही है ना। 1 2 3 तीसरी दृष्टि छठे घर पे गई वृषभ राशि पे, 7वीं दृष्टि यहाँ दशम घर पे आई शनि की, और ये शनि की दृष्टि यहाँ आएगी तो ये उच्चाभिलाषी आएगी, क्योंकि तुला शनि की उच्च राशि है ना, मेष इसकी नीच राशि है। तो ये यहाँ आ गई 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि लग्न पे सीधे आ गई यहाँ पे। और लग्न पे देखो कितने ग्रह की दृष्टियां हैं। केतु ऑलरेडी बैठा है, राहु की दृष्टि गई, शनि की 10वीं दृष्टि गई, गुरु की 5वीं दृष्टि गई यहाँ पे, है ना। गुरु की 5वीं दृष्टि लग्न पे आ गई, और गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे गई कुंभ राशि पे, 7 8 9, और 9वीं दृष्टि आई पंचम घर पे मंगल के घर पे। तो गुरु शनि राहु और केतु, है ना, ये जो लग्न पे ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना, है ना। राहु केतु 2 ग्रह, शनि गुरु 4 ग्रह। तो ये क्या करेंगे, केतु पैरानॉर्मल ग्रह है, है ना। ये संसार से परे की चीजों के बारे में मन में विचार देता है। अच्छा, राहु उसकी वृद्धि करेगा। अच्छा, गुरु शनि ये 2 प्रवज्या बनाएंगे लग्न पे मिल करके। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर इनको प्रारब्ध से ही साहित्य के क्षेत्र में लेखन का कार्य करना था। हाँ, तो ये बचपन से करते हैं, है ना। प्रारब्ध से ही इनको मिला हुआ था ये कार्य करने के लिए। तो ये जन्म कुंडली की जो लग्न की स्थिति है वो ये बताती है ना। और बाकी स्वभाव में शालीनता, है ना, बाकी सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये 3 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अच्छा, नॉमिनेटेड। हाँ, तो वो उसका कारण तो यही है जो 9 में सूर्य दशम में आया। दशम में ना। हाँ, इतना बड़ा राजयोग था, इतना बड़ा राजयोग था। महाराजयोगों में से एक राजयोग ये था। 9 में सूर्य दशम में आना, इसलिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे। और ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। हाँ, तो वो ज्ञान, मैंने बताया ना कि ज्ञान के क्षेत्र में तो ये अद्वितीय थे, है ना। मतलब इनको पद भी बड़े प्राप्त हुए। हाँ, हर चीज हुआ। तो ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्व रखता है। ये बहुत शक्तिशाली राजयोग है ना। हाँ, हमने कई बार जन्म कुंडलियों में बताया है कि लग्नेश दशमेश का एक राजयोग अगर बनता हो, है ना, नौमेश दशमेश का बनता हो, ठीक है ना, लग्नेश चतुर्थेश का राजयोग बनता हो, लग्नेश पंचमेश का राजयोग बनता हो, नहीं, और पंचमेश दशमेश का राजयोग बनता हो, पंचमेश चतुर्थेश का राजयोग बनता हो, ये महाराजयोग कहे गए हैं। उन पंच महापुरुषों के राजयोग के बाद ये सबसे बड़े राजयोग माने गए हैं। अच्छा, तो इस कुंडली में तो 2 है ना। हाँ, इस कुंडली में 2 महाराजयोग हैं। एक लग्नेश गुरु भाग्य भाव में आया 9वें घर में, है ना, और एक नौमेश दशम में आया। ये 2 सबसे बड़े राजयोग हैं, इसी का कारण ये इतने प्रसिद्ध हुए। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत के इतिहास में ये सबसे अमीर कवि थे। हाँ मतलब इनसे अमीर कवि नहीं हुआ कोई। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस समय अपना वो थे ना प्रेसिडेंट, इनकी डायरेक्ट जान पहचान थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। हाँ, तो वो तो है, बड़ी गाड़ियां थी इनके पास, सारी सब सुविधाएं थी, और इनको जो है राष्ट्र कवि घोषित किया गया था। एक इनकी वो पाठ्यक्रम में यूपी बोर्ड की चलती ना, रश्मि रथी। हाँ, रश्मि रथी है ना। हाँ, तो बहुत प्रसिद्ध संवाद है उनका। कौरव पांडव का। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था वो। तो रश्मि रथी है, हुंकार है, ये स्थिति इनकी है। अब इनके करियर को देखो, है ना, इनके अपने लेखन को, तो इनका मालिक दशम घर का मालिक बुध है, ये तुला राशि में बैठा है ना, तुला में।
और यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 राहु की यहाँ दृष्टि आ रही है ना। शनि की नहीं आएगी, मंगल 1 2 3 मंगल की भी नहीं जाएगी, तो राहु की यहाँ पे जो बुध पे दृष्टि आ रही है और बुध यहाँ नीचाभिलाषी बैठा है, तो क्या बताता है कि लेखन के क्षेत्र में संघर्षों का सामना भी इनको करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ा है ना। बिना संघर्ष के इनको सफलता नहीं मिली। लेखन में तो संघर्ष करना पड़ा है ना। तो एक चीज तो ये बताती है स्पष्ट रूप से, है ना। और अब आओ इनकी स्त्री का भाव देखो। तो हाँ, ये सप्तम घर मिथुन राशि है, इसका मालिक बुध लाभ भाव में बैठा है, ठीक है। तो स्त्री लाभ भाव में बैठी है, वो तो वहाँ पे ठीक है। श्यामवती देवी से शादी हुई थी। हाँ, जो भी हो, हाँ वो ठीक है। संतान भाव देखो तो पंचमेश मंगल इनका गुरु यहाँ पे बैठा है चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ। पंचमेश मंगल, हाँ, गुरु और चंद्रमा के साथ, है ना। गुरु चंद्रमा के साथ बैठा है। संतान भी हमारे हिसाब से ठीक होनी चाहिए, है ना। और अच्छा, इनको जो ये बहुत सारे अवार्ड मिले, साहित्य अकेडमी, पद्म भूषण, ये सूर्य के कारण। अच्छा। हाँ, ये जो 9मेश दशम में आया सूर्य, इसने ही इनको बड़े पद दिए हैं, धन दिया है ना, और सम्मान दिया। ये है चक्कर। ये हमने बताया था नहीं कि सबसे बड़ा अगर किसी जन्म कुंडली में कोई राजयोग है तो लग्नेश दशम में आना, और दूसरे नंबर का राजयोग है 9मेश दशम में आना। बस, तो ये दूसरे नंबर का महाराजयोग है। तो जीवन में इनको सफलता तो मिल रही थी, क्योंकि इनके समकालीन जितने भी और लोग थे वो मतलब थे राष्ट्र लेवल के ही कवि थे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन इनके बराबर पैसा नहीं था किसी के पास। हाँ, ठीक। इनके पास पैसा जो है वो ये अकेले हैं जिनके पास सबसे ज्यादा, उस जमाने में इनके पास अच्छी कार थी। हाँ, तो ये मकान अच्छे थे। हाँ, तो ये सूर्य के राजयोग के कारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने 3-3 बार। सूर्य के राजयोग के कारण कम ही लोग थे ऐसे, इनके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, इसमें और एक चीज और हम आपको बताते हैं, ये राहु की महादशा में इनकी मृत्यु हो गई थी। राहु सप्तम में मार्केश बना रहा है। अच्छा। राहु 7वें घर में बैठा है मिथुन राशि में, है ना, और राहु यहाँ बलवान है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि राहु की महादशा मार्केश बनाती है। अच्छा, जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जैसे राहु की जो महादशा है, अगर सप्तम में राहु बैठा है तो वो मार्केश जब बनाएगा तो किन कारणों से मृत्यु की संभावना बनाएगा? राहु 7वें घर में जिस राशि में बैठेगा। अच्छा, है ना। जैसे इस कुंडली में वो बुध की राशि में, अगर इसमें मिथुन राशि में बैठे, है ना, तो सीधी सी बात है कि मिथुन राशि का जो प्रभाव क्षेत्र है शरीर पे, वो इस नाक से और हृदय तक, यानी कि श्वास लेने में कोई समस्या इनको रही होगी, जिसके कारण इनकी मृत्यु। तो इसका मतलब यह है कि हॉरोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मृत्यु के कारण को जो है डायग्नोस किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल के साथ में जोड़ दिया जाए तो आपका क्या विचार है कि इससे जो है इंसान को ज्यादा फायदा होगा, या मेडिकल साइंस अलग काम करे, एस्ट्रोलॉजी अलग काम करे? नहीं, फायदा क्यों नहीं होगा। हमने कहीं पढ़ा भी था, एक बार कहीं न्यूज में देखा था कि एम्स में इस पे रिसर्च हो रही है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि क्या किसी की बीमारी डायग्नोस हो सकती है, उसमें हेल्प मिल सकती है। तो ऐसा तो संभव है, क्योंकि प्राचीन काल में आयुर्वेद और ज्योतिष ये सब मिक्स था, है ना, मिला जुला था। अगर वैद्य या चिकित्सक ये समझ में नहीं आता था क्या रोग है, तो वो ज्योतिषी सलाह लेता था कि जरा इसमें देख के बताइए कि इसमें कौन सा रोग है या भविष्य में होने की संभावना है। तो ये तो सही है, इसमें तो है। अच्छा, ये तो चलिए कुंडली की हो गई बात, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि थोड़ा शरीर को जो है वो दुरुस्त करने के बारे में। ये तो ये हुआ कि कुंडली को देख लिया गया, और कुंडली लोग तब दिखाते हैं जब उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर शरीर निरोगी रहे, इसके बारे में कुछ जो है चीज बताइए कि क्या क्या चीजें ऐसी की जाएं जीवन में। देखो, शरीर काया निरोग के लिए सबसे पहला जो नियम है, जो प्राचीन काल में वैदिक साहित्य में भी मिलता है ना,
कि प्राचीन काल में गुरुकुल में क्या होता था। जब बच्चे शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल जाते थे, माता पिता भेजते थे, तो गुरु या आचार्य क्या बताते थे। पहला ही नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सो करके। ब्रह्म मुहूर्त मतलब? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्योदय से 1 घंटे पहले, है ना, इसका जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अच्छा। तो उसमें जागना, ठीक है। अब जग गए लोग, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करना, निवृत्त होना दैनिक क्रिया करके। इसके बाद जो भी मंत्रों का जाप करना है या जो पूजा करनी है, जो आचार्य या उनके गुरु जी बताएं, उसका पालन करना। इसके बाद फिर योग, प्राणायाम, ध्यान, इनका अभ्यास करना, ठीक। तब तक सूर्योदय हो जाता था। तो सूर्योदय जैसे हो जाता था, उसके बाद वो अपना अल्पाहार लेते थे। हाँ, इसके बाद वो विद्यार्जन करते थे। गुरु उनको शिक्षा देते थे, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, और राजनीति शास्त्र की, व्यापार शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, और सामाजिक शास्त्र की, और पारिवारिक जो नियम थे उसकी जानकारी या उनका भी ज्ञान देते थे गुरु आचार्य। तो ये तो थी व्यवस्था। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी इंसान के पास समय नहीं है। अब देखो, सवेरे उठता है ना, जल्दी जल्दी से नहाया धोया, अब उसको ऑफिस जाना है, किसी को व्यापार में जाना है ना, प्रतिष्ठान में। सवेरे नहाया धोया, जल्दी से अपने कहीं मंदिर उंदिर घर में बनाया है किसी कोने में, तो उसमें जल्दी से कोई अगरबत्ती लगाया या धूप लगाया, है ना, और या घी का दीपक जलाया, और जल्दी जल्दी मन में छोटी मोटी पूजा करके, नाश्ता करके वो अपने काम से निकल गया, जॉब पे, नौकरी पे या व्यापार में। तो किसी के पास अब समय नहीं है योग, ध्यान, प्राणायाम करने का। तो अब जब लोग रोगी होते हैं, समस्याएं आती है ना, जब डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप जो है अपना आहार विहार सही कीजिए, है ना, सोने जागने का समय निर्धारित कीजिए, और किसी योग शिक्षक से योग की, है ना, जानकारी प्राप्त कीजिए, क्लासेस करते हैं, प्राणायाम, योग, आसन, ध्यान, है ना, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। तब लोग ध्यान देते हैं तो करते हैं, मजबूरी में करते, वो भी अपनी इच्छा से, खुशी से नहीं करते। हाँ, अपनी इच्छा से नहीं करते। वो इसलिए करते हैं कि हम किसी तरीके से तंदुरुस्त हो जाएं। बस है ना। अच्छा, कुछ लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जैसे विटामिन की गोलियां हैं, है ना, और तमाम तरह की दवाएं खाते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो वो अपना अपना तरीका है आजकल। तो अच्छा, 2 चीज़ और बताइए कि जैसे एक आजकल के जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें इंसान, हमने देखा है कि एक तो पूजा पाठ से दूर हो गया, और दूसरा वो अच्छे खाने पीने से दूर हो गया। दोनों चीजों से दूर है ना। ये जो वैदिक विधियां थी, इनकी हल्की सी कुछ बताइए इनके बारे में, कि वैदिक विधियों के हिसाब से पूजा पाठ और खाना पीना। भाई, वैदिक विधियों में प्राचीन काल में नहीं, जो अन्न होता था, तो उसी का रोटी बना करके, है नहीं, या पूड़ी या पराठा बना करके, है नहीं, लोग हरी सब्जियों के साथ सेवन करते थे, और फिर इसके बाद अपने कार्य पे जाते थे। अगर कोई अमीर हुआ तो दोपहर में उसका लंच जो है, दोपहर का खाना कोई नौकर लेके जाता था। अगर आदमी साधारण परिवार का है तो वो स्वयं अपना टिफिन लेके जाता था, जैसा कि आज भी लोग करते हैं, दोपहर का खाना ले जाते हैं। बहुत लोग अपने लगाए हुए हैं, वहाँ होटल वाले दे जाते हैं दोपहर का खाना ऑफिस में, बड़े शहरों में। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अब आजकल आदमी सवेरे क्या खाता है, दो चार ब्रेड खाया, नहीं, कोई नॉन वेजिटेरियन है, अंडा खा लिया या आमलेट खा लिया, शाकाहारी है तो कोई और ज़्यादा शुद्ध है तो रोटी घी, है नहीं, इसका सेवन कर लिया। कोई अपने पराठा खा लिया अचार के साथ, कोई सब्जी के साथ, है। तो जैसा जिसका अपना पारिवारिक सामंजस्य है, उसके अनुसार अपना करना क्या चाहिए
करना तो यही चाहिए कि सवेरे हमने बताया कि सारी अपनी दिनचर्या निपटा करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, है ना, थोड़ा शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन बाद में एक नियम बन जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, पूजा पाठ वगैरह कर ले। हाँ, तो जो भी करना है हम कहते हैं थोड़ा ही कीजिए लेकिन वो उसको नियमित कीजिए। अच्छा। इसके इसके बाद अपने बढ़िया रोटी सब्जी खाइए अगर शाकाहारी हैं, पराठा सब्जी कभी खाइए, कभी पूरी सब्जी खाइए, ठीक है। लेकिन ये ब्रेड और ये जो पिज्ज़ा या बर्गर है, चूंकि ये सब फास्ट फूड है, है ना, ये सीधी सी बात है आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेंगे। इसके लिए तो सरकार भी काफी हद तक मना करती है, लोगों को सलाह देती है कि हाँ इससे दूर रहिए, कि ऑर्गेनिक खाना खाओ। हाँ, क्योंकि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही संसार में, तो गवर्नमेंट भी ध्यान देती है, नागरिकों को बताती है कि हाँ ये इसका ज्यादा सेवन हानिकारक है शरीर के लिए। लेकिन अब आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान का क्या है। तो अब ये जो हमने सवाल पूछा था, इस सवाल के पीछे पूछने के पीछे एक कारण ये है कि पुराने जमाने में जैसे भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, जैमिनी, इन सब लोगों ने जो आयु के सेक्टर की गणना की है कि 32 साल तक अल्पायु, 40 से 80 दीर्घायु, और फिर उसके बाद 120 तक, वो 120 तक दीर्घायु, 40 से 80 मध्यायु। तो अभी इस जिंदगी में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, कालखंड वही चलेगा क्या? नहीं, कालखंड इसीलिए बाद के आचार्यों और ऋषियों ने घटा दिया। क्या किया? इसको 120 वर्ष से घटा के 100 वर्ष कर दिया। दीर्घायु 100 वर्ष तक। 100 वर्ष। मध्यायु है ना, पुराणों में भी 100 वर्ष ही लिखी। अच्छा। ये बात द्वापर युग से शुरू हुई थी। अच्छा। द्वापर युग में जब ये देखा गया, ऋषियों ने देखा जनता के बीच की आयु क्षीण हो गई है, तो उन्होंने उस कालखंड को 120 वर्ष की जो विंशोत्तरी दशा थी उसको घटा करके 100 वर्ष में कर दिया। दशा वही चलती है, पुरानी ही है, क्योंकि बस केवल उसमें 20 वर्ष की आयु घटा दी है। तो अब उस हिसाब से चीजें निर्धारित कर दी। तो अब अधिकतम देखो तो 100 वर्ष बहुत 100 साल तो इक्का दुक्का, हाँ, मुश्किल में लोग जीते हैं, है ना, और नहीं तो ज्यादातर मध्य आयु में ही सब की डेथ हो जाती है। हमने देखा कि ज्यादातर 50 से 65 के बीच, बस 50 से बहुत ज्यादा 70 80, बस 80 हद है। हाँ, 80 तक भी मतलब एक जाते हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड लोग, वो लोग जो साधे हुए हैं, हाँ, शरीर को साध रखे हैं, बस वही पहुंचते हैं। तो ये चीज तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसान ध्यान नहीं देगा तो वो ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएगा और टेम्परेरी समाधान ले लेगा, नौकरी लग गई, बिजनेस ठीक हो गया, लेकिन अब पता चला उसका स्वास्थ्य ही नहीं ढंग से करेगा। हाँ, तो उससे तो कोई लाभ नहीं निकलेगा। जैसे अभी हम आपको एक चीज बताएं, राकेश झुनझुनवाला की मृत्यु हो गई। उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कोई अफसोस है आपको जीवन का, तो उन्होंने कहा कि हम अपना जीवन एक लाइफ स्टाइल, अगर हमको दोबारा मौका मिले जीवन का, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं। हाँ, ये तो निश्चित रूप से। वो बोले कि कुछ गलत आदतें थी हमारी, उनको हम बदलना चाहते थे। तो अब हमारा देखिए बात ये, हमने इस वजह से मुद्दा उठाया कि कुंडली में कितनी ताकतवर राजयोग हो, सारी सुविधाएं इंसान के पास हो, लेकिन उसका अगर आयु क्षीण है, हाँ, तो वो राजयोग, सुविधाओं का, राजयोग का कोई मतलब निकलता है? उसका उपयोग क्या कर पाएगा, है ना? चाहे इतना धन हो, है नहीं, अगर आयु क्षीण है, स्वास्थ्य डामाडोल है, तो जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, रोगी रहता है, तो क्या करता है? खिचड़ी खाता है, उबली सब्जी खाता है। हाँ, तो ये चलने फिरने में तकलीफ होती है, घूम भी नहीं पाता, तो ये कोई जिंदगी नहीं होती, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एस्ट्रोलॉजी से अपने शरीर को भी ठीक करने का जो है व्यवस्था किया जाए, है नहीं? बिल्कुल कर सकते। इस मतलब हम इस वजह से सवाल पूछ लिए कि हमारे पास लोग फोन करते हैं कुंडली दिखाने के लिए, ठीक, तो उनके मेजर सवाल ये होते हैं कि हमारा करियर बनेगा कि नहीं। हाँ, ज्यादातर दरअसल इस समय धन की प्रधानता लोगों ने दे रखी है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य सबसे नंबर 1 पे है। धन तो बात की चीज, सेकेंडरी चीज। अगर स्वास्थ्य रहेंगे तभी उसका उपयोग करेंगे, तभी परिश्रम, धन कमाने में परिश्रम लगता है। हाँ, तो शरीर पता चला वीक ही है तो कैसे काम करेगा? तो वही चीज है। इस वजह से हम ये सब सवाल पूछ लिए इतने सारे। तो बाकी ये रामधारी सिंह दिनकर की जन्म कुंडली अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है।
ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको